Dear students, in this video, I will tell you the some problems based on quadratic equations. The first type of problem, that is the age problem. Age problem, how will you solve? ये इस क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी भी एज प्रॉब्लम में हम कौन सी चीज लेट करेंगे और कैसे लेट करेंगे ये बताना है. 5 years ago, a woman's age was the square of her son's age. 10 years hence, her age will be twice that of her son's age. Find the present ages of woman and son. मतलब 5 साल पहले किसी एक लेडी की एज जो भी रही हो वो उसके लड़के की यानी सन की एज का स्क्वायर थी. जैसे अगर सन की एज 5 है तो उसकी एज उस समय रही होगी 25 ईयर्स. अगर सन की एज 3 ईयर्स है, वो सन की एज 7 ईयर्स है तो उसकी एज जो है 49 ईयर्स होगी 5 साल पहले. और 10 साल बाद, हेंस का मतलब होता है आफ्टर, तो 10 ईयर्स आफ्टर उसकी एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन्स एज. यानी 10 साल बाद जो भी सन की एज, अगर मान लीजिए सन की एज 15 ईयर्स है तो उसकी एज 30 ईयर्स होगी, क्योंकि 10 साल बाद. तो ये हमको निकालना है प्रेजेंट एजेस. अब हम लेट करेंगे कि वुमेन की और सन की एज लेट करेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लेट करना चाहें तो इस स्टेटमेंट यहां तक कि सन की एज अगर हम लेट कर लें x ईयर्स तो वुमेन की एज अपने आप x स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर ऑफ सन से एज है. तो लेकिन लिखना पड़ेगा द 5 years एगो, लेट 5 years एगो सन्स एज बी x ईयर्स है मान लेते हैं. तो वुमेन्स एज, देन वुमेन एज क्या हो जाएगी x स्क्वायर ईयर्स, क्योंकि उसका स्क्वायर है, सन का स्क्वायर है. तो x स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर लिया. ये 5 साल पहले की एज बता रहा है. अब तुम सबसे पहले प्रेजेंट एज निकाल लो. प्रेजेंट एज की अब कितनी होगी? 5 साल पहले ये थी तो अब कितनी होगी? +5 कर देंगे, क्योंकि x +5 उसकी सन की एज हो जाएगी और x स्क्वायर +5 उसके मम्मी की एज हो जाएगी. तो सन नाउ present ages, sons age कितनी हो जाएगी? x +5 years और मदर्स एज क्या हो जाएगी? x स्क्वायर +5 years. ये हो गया हमारा. अच्छा, और भी चीज है, पहले कंडीशन लगाने से पहले हम इनकी एजेस निकाल लें कि प्रेजेंट एज हो गई. अब उसने पूछा है 10 साल बाद एज, तो 10 साल बाद भी एज हम निकाल सकते हैं. तो 10 साल बाद क्या एज होगी? 10 साल बाद हम सीधे प्रेजेंट एज से निकाल लें. इसमें 10 + 10 कर दें, इसमें भी +10 कर दें. तो बाद वाले में हम प्लस करेंगे और पहले वाले में हम माइनस करेंगे. लेकिन चूंकि पहले वाला हमने डायरेक्टली लेट किया हुआ है इसलिए हम प्रेजेंट एज निकालेंगे. तो यहां पे 10 years hence the ages 10 years hence का मतलब हुआ हम सन्स एज कितनी ले लेंगे? x +5 + 10 हमने प्रेजेंट एज में जोड़ दिए तो x +15 ईयर्स हो जाएगा. और अगर वुमेन की एज कर दें तो क्या हो जाएगा? वुमेन की एज या मदर्स की एज इज x स्क्वायर +5 + 10. इसमें भी हमें ऐड करना पड़ेगा तो x स्क्वायर +15. ये ईयर्स हो गया वुमेन 10 साल बाद. हमें 5 साल पहले की एज क्या क्या है? x और x स्क्वायर. 5 साल बाद यानी प्रेजेंट एज क्या है? x +5 x स्क्वायर +5. अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 साल बाद उसकी एज, अगर हम 5 साल पहले द वुमेन्स एज वाज द स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज, 10 years hence द एज विल बी ट्वाइस. एज विल बी ट्वाइस यानी कि किसकी एज? ऑफ हर सन्स, यानी इसकी एज, वुमेन की एज
इसकी ट्वाइस हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 15। वुमेन की एज हो जाएगी ट्वाइस किसकी, सन्स की। तो इस तरह से अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना क्लास 9th भी जानता है और क्लास 10th भी जानता है, क्योंकि क्लास 9 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया जा चुका है। तो एक्स स्क्वायर सब टर्म्स को एक तरफ लाओ, 30 भी इधर लाए, तो प्लस 15 माइनस 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15 और 5x माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देन इट विल बी एक्स स्क्वायर, एक्स इज कॉमन, x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 5 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3। तो एज क्या निगेटिव में हो सकती है? नहीं, तो इसको हम काट देंगे और सिर्फ लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हुई हमारी, अब पूछ रहा है प्रेजेंटेजेस, तो प्रेजेंटेजेस हमारी कौन कौन सी हैं? एक x प्लस 5 है और एक एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो प्रेजेंटेजेस ऑफ सन इज इक्वल टू x प्लस 5 है तो इसमें तुम 5 प्लस 5 कर दिया, यानी 10 ईयर्स आ गया। ये सन्स की एज हो गई। और प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर या वुमेन एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 5 स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 30 ईयर्स। ये वुमेन की एज हो गई। तो इस तरह से प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड वुमेन निकाला जा सकता है। नाउ in this problem I will tell you about the how you will find the distance, speed and time. This is called speed time problem, distance speed time problem. Now this is the question: a car covers a distance 400 kilometer at a certain speed. Had the speed been 12 kilometer per hour more, the time taken for the journey would have been 1 hour 40 minutes less. Find the original speed. सबसे पहले तुम्हें यह पूरा क्वेश्चन को एक से दो बार जरूर पढ़ना है, समझना है। कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन होगी, तुम्हें 2 बार क्वेश्चन जरूर पढ़ो जिससे कि समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कार 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है एक सर्टेन स्पीड में। अब स्पीड नहीं पता हमें, तो इसका मतलब ऑब्वियसली हमें स्पीड को लेट करना पड़ेगा, क्योंकि सर्टेन स्पीड लिखा है तो स्पीड को हम कोई ऐसे नहीं लेट कर सकते। लेकिन बाद में उसने लिखा कि यदि स्पीड, कार की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर मोर यानी और ज्यादा हो जाती, तो जो 400 किलोमीटर उसने डिस्टेंस पहले वाली स्पीड में कवर किया है, अब उसमें क्या ज्यादा टाइम लेगा स्पीड बढ़ने पर उसी डिस्टेंस को कवर करने पे, कि कम टाइम लेगा? ऑब्वियसली कम टाइम लेगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा हो गई तो टाइम कम हो जाएगा फॉर द सेम डिस्टेंस। तो उसने क्या किया कि 1 आवर 40 मिनट कम लिया, किससे? पहले वाले से। यानी जो पहले वाले की कंडीशन थी जिसमें स्पीड कुछ भी रही हो, उससे उसने 1 आवर 40 मिनट कम लिया। हमें ओरिजिनल स्पीड निकालनी, तो सबसे पहले तुम लोग लेट करोगे, लेट द स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर, जिस यूनिट में हो उसमें ले ले। अब x किलोमीटर पर आवर स्पीड हमने लेट कर ली अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले क्या करना है कि ये टाइम को कह रहा है कि टाइम कम हुआ है, तो टाइम को कम हुआ यानी कि अगर पहला टाइम हमने t1 मान ले और दूसरा टाइम हमने t2 मान ले, तो दोनों का डिफरेंस इसके बराबर होगा। तो t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1 आवर 40 मिनट। मतलब टाइम को लेना पड़ेगा। ज्यादातर क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में तुम्हें टाइम को ही निकालना है, क्योंकि उसी का डिफरेंस दिया गया होता है। या तो अधिक होती है टाइम, या तो ज्यादा लेता है टाइम, या तो कम लेता है टाइम। कम इसलिए ले रहा है क्योंकि स्पीड बढ़ रही, अगर यही स्पीड घट जाती तो टाइम यहां पे मोर हो जाता, ज्यादा हो जाता, तब हमें
T1 मतलब कि उस केस में भी डिफरेंस ही निकालना होता, लेकिन T2 माइनस T1 निकालना होता। तो यहां पर सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे। नाउ टाइम टेकन फॉर कवर 400 किलोमीटर एट x किलोमीटर पर आवर, मतलब ये स्पीड से। तो ये टाइम T1 अगर ले लिया तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब इक्वेशन नंबर 1 बनने के बाद हमें इक्वेशन 2 चाहिए। तो इक्वेशन 2 अभी हमारा दूसरी कंडीशन बाकी है कि यदि उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाती, तो स्पीड या 12 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाती तो हमें जोड़ना पड़ेगा ना स्पीड को यहां पे x में, तो x प्लस 12 किलोमीटर हो जाए। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेक्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ स्पीड ऑफ कार increases by 12 किलोमीटर पर आवर, तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर। अब तुम्हें डिस्टेंस वही नोट करना है, तो फिर से टाइम क्या होगा, सो टाइम विल बी क्या होगा टाइम, इससे अगर हम निकालें तो टाइम हो जाएगा T2 इज इक्वल टू, एक वेरिएबल अगर उधर T1 लिया तो इधर T2 ले सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फिर से, तो 400 अपॉन x प्लस 12। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है कि दूसरे केस में टाइम कम हुआ, यानी कि ये टाइम कम है और जो पहला वाला केस था वो टाइम ज्यादा था, तो हमेशा ज्यादा से कम को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 माइनस T2 किसके बराबर है 1 आवर 40 मिनट। तो 1 आवर 40 मिनट है, उसको या तो हम आवर में चेंज करें, क्योंकि किलोमीटर पर आवर हम 1.40 नहीं लिख सकते। सर आवर में चेंज करने के लिए 1 आवर 40 मिनट को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 40 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 60 से, क्योंकि आवर मिनट को आवर में चेंज करना है। अब ये कैंसिल हुआ, 2/3 प्लस 1 यानी 5/3 आवर ये निकलेगा। ये भी समझना है कि मिनट्स को आवर में चेंज करके तब लगाना है, पॉइंट में नहीं लिखना है। फिर अब उसके बाद में इसकी वैल्यू को यहाँ पे T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू रख दें, तो x 400 बाई x माइनस 400 बाई x प्लस 12 इज इक्वल टू 5/3। ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए भी थोड़ा इजी वे अप्लाई किया करो। कैसे, जो चीज कॉमन हो या कट रही हो पूरे दो हर तरफ हर टर्म में, तो उसको तुम काट भी सकते हो। पहले तो ये दोनों कॉमन है, 400 तुम बाहर निकाल लो, 1/x माइनस 1/x प्लस 12। अब देखो थोड़ा इजी हो जाएगा। अब इस 400 को तुम उधर भी ले जा सकते हो या अभी इधर ही रहने दो, अंदर एलसीएम ले लो। तो ये 400 एलसीएम ले लिया, माइनस x अपॉन x प्लस 12 इंटू इज इक्वल टू 5/3। अब ये करने के बाद में x और x देखो कैंसिल हो गया इजिली, 400 का होना, नहीं तो 400 भी होता और लिखना पड़ता। तो 400 इंटू 12 बचा है नीचे, और यहाँ पे x² प्लस 12x इज इक्वल टू 5/3। क्या और भी रिड्यूस हो सकता है? यस, क्यों? 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 80। ऐसे भी हम काट सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हमें सही करना है, स्टेप को दिखाएं, एक इस तरह के स्टेप्स को हम ना भी दिखाए, डायरेक्टली भी लिख देते तब भी चलता। तो अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो x² प्लस 12x इज इक्वल टू, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सही होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन। तो 80 इंटू 3 240 हमने एक बार किया। अब 3 को 12 में न कर देना, एक बार कर दिया तो मल्टीप्लाई में। तो x² प्लस 12x इज इक्वल टू 0 48 2880। अब ये काफी लंबा हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा तुमको यहाँ पे वो देखना पड़ेगा कि फैक्टराइजेशन
तुम दो तरीके से कर सकते हो फैक्टराइजेशन, एक तो है श्रीधराचार्य फॉर्मूला और एक जो ऑर्डिनरी अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। जिस तरीके से करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन सही होना चाहिए। इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो इसके दो फैक्टर आते हैं, एक आएगा तुम्हारा 60 और एक आएगा 48। तो -2880 इज इक्वल टू 0। अब यहां x कॉमन लिया, x प्लस 60, -48 कॉमन लिया, x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 60 कॉमन लिया, देन x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब इजली हम निकाल सकते हैं x, चूंकि x प्लस 60 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये जब 0 हो जाएगा तभी हम इक्वल करेंगे, अदरवाइज इसके पहले नहीं। अब यहां पे तो क्या स्पीड निगेटिव में होगी? नहीं होगी, तो इसको क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे, यानी इग्नोर कर देंगे। और ये हमारा x इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। बाय दिस वे यू कैन फाइंड। ये प्रॉब्लम स्पीड डिस्टेंस की ही है, लेकिन मोटर बोट से रिलेटेड है कि जब पानी में कोई चीज चलती है या कोई चीज मतलब एयर में, जैसे बस जा रही हो, बाइक जा रही हो, यहां हमने सेम चीजें, यहां हमने लिया है एक मोटर बोट पानी में चल रही है, लेकिन मोटर बोट जब स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, स्टिल वाटर, यानी कि उसमें वाटर में कोई रुका हुआ वाटर है, उसमें इसकी स्पीड 15 किलोमीटर आवर है, तो ये 36 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि जब हम पानी जिस तरफ चल रहा है, यानी पानी जिस तरफ बह रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले तो उसको कहते हैं अप स्ट्रीम। तो सीधी सी बात, अगर पानी हमारा इस तरफ चल रहा है, पानी की जो बहाव है, मतलब करंट, वो इस तरफ है और हम चल रहे हैं इस तरफ, तो इसका मतलब कि हमको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, यानी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। यानी अप स्ट्रीम का केस में हमेशा जो भी स्पीड ऑफ बोट होगी स्टिल वाटर में, वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम 15 बोट है स्टिल वाटर में और ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, तो 15 माइनस x हो जाएगा। स्ट्रीम की स्पीड को बोट की स्पीड को से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो कहलाता है अप स्ट्रीम। इसी तरह अगर हम पानी के साथ चलें, जिधर पानी बह रहा है उसी तरफ चले, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि हम पानी के साथ चल रहे हैं, तो स्पीड जो स्ट्रीम की होगी और जो बोट की होगी, दोनों को प्लस कर देंगे, तो वो आ जाएगी नेट स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में तुम्हें स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। मतलब सबसे पहले अप स्ट्रीम निकालेंगे तो ये 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे बोट की स्पीड से, स्ट्रीम की स्पीड को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये नहीं कि x माइनस 15 की स्ट्रीम की स्पीड से बोट की स्पीड। कभी कभी क्वेश्चन में बोट की स्पीड पूछता है तो तुम उसको लेट करना, स्ट्रीम की स्पीड दी है तो उसको तो दी है, तो उसी को सब्ट्रैक्ट करना। अब स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम बताया हमने कि जब पानी के साथ चलें, यानी स्पीड और स्ट्रीम और बोट की स्पीड को ऐड कर देंगे किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला काम यही होता है। अब इन्होंने कहा है कि जब हम मोटर बोट चलते हैं, 36 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो वो और वापस आने में 36 किलोमीटर वापस भी आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट भी आ रहा है, दोनों को मिला के उसने कितना टाइम लिया? 5 आवर्स लिया। तो पहला टाइम निकाल लो अप स्ट्रीम के लिए और दूसरे का टाइम निकाल लो डाउन स्ट्रीम के लिए। तो डाउन स्ट्रीम और उसके लिए निकालेंगे हम टाइम, तो लेट T1 फॉर अप स्ट्रीम, T1 टाइम फॉर अप स्ट्रीम। तो T1 कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है?
36 किलोमीटर और स्पीड हमारी कितनी है अप स्ट्रीम की 15 माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एंड T2 फॉर डाउन स्ट्रीम, अब इसमें भी हम निकाल लें। तो ये जब निकालेंगे तो इसमें 15 प्लस एक्स करेंगे जबकि डिस्टेंस वही है। तो T2 इज इक्वल टू 36 अपॉन 15 प्लस एक्स, इक्वेशन नंबर 2। इन्होंने कहा है कि दोनों का आना और जाना दोनों में टाइम 5, दोनों को मिला करके टाइम 5 आवर्स लेता है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, T1 में T2 को ऐड करके 5 आवर्स के बराबर, क्योंकि टोटल टाइम कह रहा है। अब T1 को हमने लिखा 36/15 माइनस एक्स और प्लस T2 को लिखा 15 प्लस एक्स। फिर वही सॉल्व करने का है बड़े इजीली, जो इसे बताया है कि सबसे पहले जो कॉमन हो सके वो कॉमन ले लो। तो 36 हमने कॉमन लिया, 1/15 माइनस एक्स प्लस 1/15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। अब एलसीएम ले लो अंदर ही, इजिली होता है अगर हम किसी क्वेश्चन को अच्छे से रिड्यूस कर दें, नहीं तो फिर दिक्कत। और दोनों जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देना और इजी हो जाएगा। इसमें एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 36 इंटू 30 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आया नीचे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब अभी हमने और कहा कि और थोड़ा सा कर सकते हैं, 5 1 5, 5 6 30। अब इसको दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 36 216 और 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 216। अब हमने 225 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 216। अब क्या करना है कि यहाँ पर 15 36 इंटू 15 प्लस 15 30 36 15 225 एंड देन 225 माइनस 216 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व कर ले तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 69 मतलब 9। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन माइनस लेंगे नहीं, इसलिए x इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन x नहीं है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि x नहीं है तो कहीं हमारा कैलकुलेशन गलत है या कोई चीज ऐसी है, ऐसा नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इनका सिंप्लीफिकेशन ऐसे भी आ सकता है। तो तुम लोगों को बस केवल करेक्ट रखना है और इस पे ध्यान देना है जब हम लिख रहे हो कि कोई चीज मिस तो नहीं हुई, कोई चीज हमने मिस रीड तो नहीं किया या उतारने में गलती तो नहीं की। तो ये सब चीजें तुमको देखनी है, तभी ये क्वेश्चंस लग पाएंगे। और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन का कोई और मेथड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो लिखा है उसको अच्छे से समझ पाए। और यदि इक्वेशन बन गई उसको समझ लेंगे तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका मतलब 50% सॉल्व हो गया। और उसके बाद अगर इक्वेशन बन गई तो समझ लो पूरा क्वेश्चन, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन भी एक पार्ट होता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर उसको 25% में बांट दिया जाए कि अगर हम क्वेश्चन समझ जाते हैं तो 25% सॉल्व हो गया, अगर हमने इक्वेशन बना ली, फ्रेम कर ली, तो 25% और सॉल्व हो गया, अगर हमने उसको सिंप्लीफाई इक्वेशन बनाने के बाद प्रॉपरली उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रख दिया, मतलब कंडीशन में, तो 25% और सॉल्व हो गया। और लास्ट 25% बेस्ड डिपेंड्स ऑन यू, दैट इज योर सिंप्लीफिकेशन। तो इस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू।